Hello guys, welcome back my YouTube channel by 5 Exam Point। फ्रेंड्स, ये वीडियो सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड है और इस वीडियो में 25 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को हल करें मेरे साथ और देखें आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हो पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि किस काल में कर व्यवस्था का विशिष्ट महत्व था। तो फ्रेंड्स, महाजनपद काल या गुप्त काल, हड़प्पा सभ्यता या वैदिक काल। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपने लगा लिया होगा। चलिए देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है फ्रेंड्स गुप्त काल। बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। गुप्त काल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं कि गुप्त काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था और इस काल में जो फ्रेंड्स राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था वह कर ही था और इसमें निम्न प्रकार के कर भोग, भाग, ऊपरी कर, शुल्क कर, गुप्तकालीन ये कर थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना या घूमने को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? कक्षीय समतल या प्रदीप्त, घूर्ण या परिक्रमण। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है कि जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह परिक्रमण कहलाता है। फ्रेंड्स, एक प्रश्न और पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि वह क्या है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट में बताएं। उम्मीद है लगा दिया होगा आपने। वेरी गुड। इसका आंसर है फ्रेंड्स घूर्ण गति। जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको घूर्ण गति कहते हैं। फ्रेंड्स, एक प्रश्न और पूछ रहा हूं आपसे कि पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं वे किस गति के कारण होते हैं। कमेंट में बताइए। निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ गुरु के पास जाकर समीप बैठना है? देखिए, आरण्यक, पुराण, उपनिषद या वेद। तो यहाँ जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है क्या? चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, उपनिषद दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो है आपका उप और दूसरा है निषद। उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है आपका बैठना। और उपनिषदों की जो रचना की गई थी दोस्तों वेदों के दार्शनिक व्याख्याओं के लिए की गई थी और उपनिषदों की जो संख्या है दोस्तों वह 108 है। फटाफट तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, चैनल पे जुड़े रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? दुर्ग, कुल्लू, छोटा नागपुर या बस्तर। तो फ्रेंड्स, जो आपकी मुंडा जनजाति है वह छोटा नागपुर में निवास करती है। इससे संबंधित और कुछ में एक्स्ट्रा शॉर्ट देख लेते हैं कि भारत में मुंडा जनजाति का निवास स्थल छोटा नागपुर का पठार मुंडा जनजाति एस्ट्रो एशियाई परिवार से संबंध रखती है और मुख्यतः झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में ये निवास करती है। तो मुंडा जनजाति कहाँ पर? छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर आंसर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के रूप में जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है, वो क्या बन जाता है फ्रेंड्स? प्रताड़ित, मूर्ति, भेदभाव, रूढ़िबद्ध, क्या बन जाता है? फ्रेंड्स, वह बन जाता है आपका रूढ़िबद्ध। यहां पर जो आंसर हमारा सही होगा वह होगा डी, रूढ़िबद्ध। 6 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध निम्न में से किससे है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार परीक्षा में आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। जीवन जीने के अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से या समानता के अधिकार से। क्या इसका आंसर होगा दोस्तों? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों
मौलिक अधिकार है और ये संबंध रखता है किससे, नागरिकों के जीने के अधिकार से। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा सही है वह ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भाग 3 में मौलिक अधिकार किसमें, संविधान के भाग 3 में। खालसा पंथ की स्थापना निम्न में से किसने की थी, इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है दोस्तों। इनसे जुड़े हुए आपको परीक्षा में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रश्न इस समय जो पूछे जा रहे हैं वह एसेशन टाइप के होते हैं, कथन वाले। तो उनमें एक से रिलेटेड कई सारी जानकारी पूछता है, और यहाँ मैंने कोशिश की है एक प्रश्न की आपको कई सारी जानकारी देने की। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स खालसा पंथ की स्थापना की थी किसने? खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोबिंद सिंह जी ने, जो कि सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। तो यहां पर हमारा आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 1699 में की थी गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि, देखिए जो आपकी पंजाबी है वह गुरुमुखी लिपि में चलती है, का आविष्कार किया था। और गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर नगर बसाया था। और सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न आपके बन चुके हैं इस प्रश्न से, और इस टाइप से ही आपको प्रश्न पूछेगा वो बना करके, एक ही प्रश्न में आपसे कई सारी बातें पूछेगा। अगर सही जानकारी आपको है तो आप उसका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो कोशिश कीजिए एक प्रश्न से उससे रिलेटेड कई सारी जानकारी आपको पता हो। विश्व शांति का विचार निम्न में से किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? काफी अच्छा प्रश्न है। हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो आंसर है वह सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, अकबर। क्योंकि अकबर ने विश्व शांति का विचार मुगल बादशाह अकबर ने आगे बढ़ाया था, और इन्होंने एक और दीन इलाही की धर्म की स्थापना की थी 1581 में अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है कि कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स कित्तूर जो कि कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, वह उसका जो आंदोलन में वहां पर नेतृत्व किया था तो वो थी रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर यानी कर्नाटक के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो देख लेते हैं कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने 1824 ईस्वी में इसका नेतृत्व किया था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध था। ये थोड़ा कुछ गलत लिख गया कि इस वीडियो का हो, तो आप ये ध्यान न दें। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने 1824 ईस्वी में नेतृत्व किया था, जो कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के विरुद्ध था। और कित्तूर को कर्नाटक पूछ लेगा, कित्तूर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो नाउ यू कैन से कर्नाटक। नेक्स्ट है, यहां आंसर पहले ही आ चुका है कि स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स वह स्थान, लोग, वस्तुएं, प्रकृति जो घेराए रखते हैं वह पर्यावरण है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ए बिल्कुल सही होगा। और फ्रेंड्स पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है कि हमारे चारों ओर का परिवेश या चारों ओर का आवरण जो हमें पूरी तरीके से ढके हुए है, और जिसमें जो स्थान है, लोग हैं, वस्तुएं तथा प्रकृति, स्थान, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, ये सभी इसके अंदर विद्यमान रहते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर है कि वह पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वह तारों की रोशनी से चमकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे कई तरह से प्रश्न बनते हैं। देखिए वह पिंड कौन है जिनमें अपनी ऊष्मा यानी अपनी प्रकाश नहीं है, वह दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। तो फ्रेंड्स वह क्या होते हैं? वह होते हैं फ्रेंड्स ग्रह, खगोल पिंड या तारे या तारामंडल। तो फ्रेंड्स वह होते हैं हमारे ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा आंसर ए बिल्कुल सही होगा। देखिए कि ग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके स्वयं का प्रकाश नहीं होता, परंतु सूर्य के प्रकाश परावर्तन के कारण
वे चमकते हैं। और सूर्य क्या है फ्रेंड्स, एक तारा है। तो तारों में अपना प्रकाश होता है, तारों में अपना प्रकाश होता है। तो पूछ लेगा आपसे कि निम्न में से किस में अपना प्रकाश होता है, तो आप बता सकते हैं तारों में, जबकि गिरोह में अपना प्रकाश नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि वायुयान उड़ाने के लिए कौन सी परत अनुकूल है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी की जो वायुमंडल की परतें हैं उसमें जो हवाई जहाज उड़ाने के लिए या वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है फ्रेंड्स, वह है आपका समताप मंडल। क्षोभ मंडल के बाद जो परत आती है आपकी 13 किलोमीटर से लगभग 40 किलोमीटर ऊपर तक चलती है। ये 13 किलोमीटर तो आप क्षोभ मंडल कहलाता है, और उसके ऊपर जो परत है फ्रेंड्स वह आपकी समताप मंडल कहलाती है, और इसी मंडल में आपके वायुयान उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल देख लेते हैं कि पृथ्वी पे जो वायुमंडल की जो परतें हैं वह कौन कौन सी हैं। तो सबसे नंबर 1 पे है आपकी नीचे से ऊपर की ओर चलने का क्रम है फ्रेंड्स। ये कि सबसे पहले होती है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, और फिर ताप मंडल, और फिर बहिर्मंडल। जो आपकी सारी मौसम से संबंधित घटनाएं घटित होती हैं फ्रेंड्स वह आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। वर्षा, ओलावृष्टि, फॉग, जो कोहरा है वगैरह सब इस क्षोभ मंडल में आती हैं। तो पूछ लेगा इस तरीके से प्रश्न कि मौसम से संबंधित जो सभी घटनाएं घटित होती हैं वह किस परत में, वायुमंडल की कौन सी परत में होती है। तो आप क्षोभ मंडल उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित हैं या होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है। बाजार अर्थव्यवस्था, असेंबली लाइन उत्पादन, या औद्योगिक तंत्र, या औद्योगिक क्षेत्र। क्या आंसर होगा फ्रेंड्स इसका, उम्मीद है लगा लिया होगा आपने। तो चलिए चेक कीजिए इसका आंसर। तो फ्रेंड्स वह होगा औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि पास पास में अगर कोई कह सकते हैं कि औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हैं तो वो एक दूसरे की नज़दीकी का और एक दूसरे की जो कह सकते हैं कि आवागमन का साधन है उन सब का लाभ उठाते हैं, तो वह कहलाता है औद्योगिक क्षेत्र। अगला है कि निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते। तो फ्रेंड्स जिनका समय निश्चित नहीं होता तो वह कौन से होंगे, शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपति, या उष्ण कटिबंधीय पर्णपति, या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। क्या इसका आंसर होगा, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है फ्रेंड्स डी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये क्या होते हैं कि उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा जो है आपकी लगभग 200 सेंटीमीटर होती है तथा जलवायु इनके अनुकूल होती है। इस प्रकार के वृक्षों की पत्तियां पेड़ से नहीं गिरती हैं, यानी लगभग सदाबहार वन भी बोले जा सकते हैं। ऐसे वन वृक्ष हैं इसमें जो महागोनी, रोजवुड, आपनूस, आबनूस होता है फ्रेंड्स, ये आपनूस लिख गया, आबनूस। और ये ज़्यादातर आपके अंडमान निकोबार का जो एरिया है ये वहाँ पर पाए जाते हैं, विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है फ्रेंड्स हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, वो सॉरी हाँ वन बोलेंगे उनको। नेक्स्ट है कि भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद, प्रधानमंत्री, या उसका मंत्री परिषद। क्या आंसर होगा फ्रेंड्स इसका, चलिए देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। संसद का गठन, तो फ्रेंड्स हमारे सर्वोच्च कानून का जो निर्माण होता है वह संसद के अंदर होता है। तो संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर होता है। तो यहां हमारा आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर है कि जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे क्या कहा जाता है, प्रभुसत्ता, राजतंत्र, स्वेच्छाचारी, या धर्मनिरपेक्षता। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या होगा, वह होगा धर्मनिरपेक्षता। जब कोई राज्य धार्मिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करता तो उसको धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। और अनुच्छेद 25 की अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म मानने का
अधिकार होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर है कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें क्या कहा जाता है? बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन या संभावित संसाधन या वास्तविक संसाधन। तो फ्रेंड्स क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सी, संभावित आपका संसाधन, क्योंकि जिनका उपयोग नहीं किया गया है वह भविष्य में उनके उपयोग होने की संभावना बनी रहती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर संभावित संसाधन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 कि निम्न में से मुगल वास्तुशिल्प का मिश्रण है। देखिए मुगल वास्तुशिल्प का जो मिश्रण था अरब व भारतीय तुर्की अफगान शैलियों का या तुर्की व फारसी शैलियों का, अरब व भारतीय शैलियों का या फारसी व भारतीय शैलियों का। तो क्या इसका आंसर होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा डी, फारसी व भारतीय शैली का। और यहाँ पर जो आपने देखा भी होगा कि मेहराब, गुंबद, हजल, वुड्स आदि जो बुलंद और आपके बुलंद इस टाइप के जो हैं मुगल वास्तुशिल्प कला के ये उदाहरण हैं। निम्न में से भारत की मानक देशांतर रेखा है। देखिए मानक देशांतर रेखा कौन सी है फ्रेंड्स? बताइए। 80 डिग्री पूर्व देशांतर या 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर या 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर या 82 डिग्री 50 पूर्व देशांतर। तो क्या इसका आंसर होगा? उम्मीद है लगा लिया होगा। तो चलिए चेक कीजिए इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा बी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। तो यहाँ पर हमारा आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न है कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है। देखिए कृषि की एक जो पद्धति है जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादन मात्रा के लिए किया जाता है, तो वह क्या हो सकती है? तो फ्रेंड्स वह हो सकती है स्थानांतरित कृषि, निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक खेती या गहन खेती। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सी, वाणिज्यिक खेती, क्योंकि वाणिज्य के लिए आदमी ज़्यादा लागत का प्रयोग करेगा और उत्पादन ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार की कृषि में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम बीजों का और उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है ताकि वो उससे ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकें। अगला प्रश्न 21 कि निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? देखिए दो प्रकार के स्रोत हैं, परंपरागत स्रोत और नवीनीकरण ऊर्जा। तो परंपरागत स्रोत में देख लेते हैं कि सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा या पवन ऊर्जा। फ्रेंड्स ये तीन जो हैं आपके सौर, ज्वारीय और पवन, ये आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि हमारा जीवाश्म जो है ये हमारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आता है, जिसमें कि आप पेट्रोल है, डीजल है, ये सब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर सी बिल्कुल सही होगा, सी आंसर। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण, पुनर्जागरण या महासंघ या व्यापारिक, क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है लगा लिया होगा आंसर। तो चलिए चेक कीजिए इसका आंसर। वेरी सिंपल है कि इसका आंसर ए हो जाएगा, औपनिवेशीकरण। अगला है 22 नंबर की उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है क्योंकि तट के साथ गर्म धारा बहती है, गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है, या तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है, दंतुरित तटीय क्षेत्र है। क्या इसका आंसर होगा? चलिए चेक कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, यानी ठंडी गर्म धाराओं का मिलन, यानी ठंडी वह गर्म धाराओं से के मिलने से वहाँ तापमान उन वनस्पतियों का अनुकूल हो जाता है जिससे मछलियाँ अपने आहार के उपयोग में रूप में प्रयोग करती हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर बी बिल्कुल सही है, बी।
नेक्स्ट है कि एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, राज्य कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है, सीमा कहलाता है या निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा डी, निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है कि निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? यानी दांडी यात्रा से किसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स? तो वहां शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहां पर हमारा आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा की गई, जिसके तहत नमक कानून तोड़ा गया, और इसी के साथ 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो हमारा आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है, डी। 25 नंबर है प्रश्न नंबर, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कि शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है। ये लोक नृत्य से सदा श्रेष्ठ होते हैं। या सी, शास्त्रीय नृत्य के 8 मान्य रूप हैं। तो फ्रेंड्स नीचे वाला बिल्कुल सही है, शास्त्रीय नृत्य के 8 मान्य रूप हैं। देखिए कौन कौन से हैं। 8 नृत्य शैलियों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु में, मणिपुरी नृत्य है मणिपुर में, और कथक उत्तर प्रदेश में, कथकली केरल में, और कुचिपुड़ी फ्रेंड्स आपका आंध्र प्रदेश में, और मोहिनी अट्टम केरल में, और ओडिसी होता है उड़ीसा में, और संत्रीय है फ्रेंड्स, ये संत्रीय आश्रम, ये आश्रय लिख गया है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये 8 प्रकार के नृत्य हैं और इनको शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता सकते हैं आप। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि आपको 8 बजे के करीब मिलेगी कल। तो आप उसको देखना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें दोस्तों और मस्त रहें और अच्छी से तैयारी करते रहें।